नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बीएमसी में हुए घोटाले का। जी, आप जब भी बीएमसी में घोटाले की बात आती है तो सबसे पहले सामने आता है मातोश्री, यानी उद्धव जी की जो है मुश्किलें इसमें बढ़ने वाली है। किस तरह बढ़ने वाली है, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसमें सवाल एक ये भी उठता है कि जब भाजपा और शिवसेना जो है सत्ता में आई थी बीएमसी के, तो भाजपा जो है सत्ता के बाहर रह के उन्होंने चौकीदारी का काम करूंगा ऐसा आह्वान किया था। तो क्या चौकीदारी के मार्गदर्शन में सब हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, जो बीएमसी का कारोबार है ये तो मेरे ख्याल से 30-35 साल से जो है शिवसेना जो है भाजपा के साथ जो है सत्ता में है, यानी बीएमसी की सत्ता में है। 25 साल जी, ठाणे महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, दोनों उनके साथ, सभी जगह वो एक साथ ही रहे, जहाँ जहाँ साथ। लेकिन अब जो है जब दोनों का पार्टी अनबन हो गई, दोनों पार्टी अलग हो गए, तो अब जो इस तरह से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ईडी की जांच लगाई जा रही है, ईओडब्ल्यू की जांच लगाई जा रही है, तो इसमें मतलब ये तो सही है कि भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जिम्मेदार कौन कौन है इसमें? क्या अकेले शिवसेना है? तो कैसा है ना कि 2017 में जब चुनाव हुआ जी, तो दोनों में 2 सीट का अंतर था। बिल्कुल, 84 और 82 ऐसा कुछ था। बीजेपी 82 थी, 84 थे। और अपक्ष जो थे बीजेपी के साथ आना भी चाहते थे जी, मगर उस समय देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उनको चिंता थी कि अगर शिवसेना नाराज हो गई तो वो अपने मुख्यमंत्री पद की ओर निशाना करेगी और बोलेगी अभी 2.5 साल हो गए तो हमको दे दो करके। तो मुख्यमंत्री पद अपना 5 साल बना रहे, इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया और बोले कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, पहरेदार बन के पहरेदार बनेंगे। और इनको अकेले को महापौर, उपमहापौर, स्टैंडिंग सब दे दिया और बोले नहीं हमको नहीं जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है उनके हाथ में थी जी। तो बोले कि ठीक है ना, महापालिका में तुम खाओ या हम खाएंगे। मतलब फडणवीस ऐसे नहीं बोले, मगर वो मामला ऐसा ही होता है कि महाराष्ट्र खाने के लिए हमारे लिए है, तो महापालिकाओं में खाओ। जितनी भी महापालिकाएं हैं सब में उनका युति था। अब आपने सवाल ऐसा ही उपस्थित किया है कि पहरेदारी का भी जिम्मेदारी है कि नहीं जी, उनको खाने नहीं देना। अभी आप बोल रहे इन्होंने इतना खाया उतना खाया, तो जब खा रहे थे तो क्या आप देख रहे थे? खाली कोई कार्रवाई के लिए कुछ मांग नहीं कर रहे थे उस समय, कुछ ये नहीं कर रहे थे। अभी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईडी, पीडी, सीडी सब लगा रहे हैं आप, तो उस समय क्यों नहीं किया? ये बात आती है, आप सही बोले हैं। उसका जवाब क्या देंगे वो भाजपा वाले, क्या देंगे? जवाब यही है कि भाई कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करो। अभी हो रही है, उस समय क्यों नहीं की? उस समय क्यों पहरेदार होने के बावजूद ये सब करने दिया? वो रोक सकते थे सर। स्टैंडिंग में ऐसा एक नियम है कि सब मिलके ही ठहराव करते हैं जी। तो जितने भी ठहराव स्टैंडिंग में ही आते हैं, महासभा में आते हैं, उस समय तो उन्होंने आपने मंजूर किया था हर एक। कोरोना काल में भी जो भी हुआ है उसमें बीजेपी ने सम्मति देने के बाद ही हुआ है जी। ऐसा तो नहीं हुआ है कि भाई इन्होंने ही परस्पर किया है। ये तो अभी बर्खास्त हो गई महापालिका, उसके पहले भी कोरोना काल में महापालिका थी ना, तो उस समय जो कुछ हुआ उसमें भी कहाँ इन्होंने रोड़े लगाए या रोका उनको? कोई फाइल रुका ही नहीं, सब फाइल पास होती है, पास होती है, शराब जो भी है। और बाद में 2.5 साल उद्धव रहे, वो बात अलग है, मगर ये बात तो है कि बीजेपी ने कहीं उनको उस समय ये नहीं किया और अभी उनके ऊपर टूट पड़े हैं। तो पॉलिटिक्स है। तो क्या लगता है सर, जो नहीं रुके, मतलब कि उनको पता था कि आगे चल के जो है, मतलब महाराष्ट्र में रहूंगा बीएमसी में, इनको बीएमसी तक ही रहने दो, ऐसा कुछ प्लान था इस तरह? नहीं, महाराष्ट्र में भी वो उनके साथ थे ना, उनके आधे मंत्री इनके भी थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। और उनके मन में ऐसा ही था कि आगे चल के भी शिवसेना और बीजेपी युति रहेगी जी। वो तो शिवसेना ने इनको टांग मारी और वो राष्ट्रवादी के साथ और कांग्रेस के साथ गए, जो असंभव लगता था बीजेपी को भी। इसके लिए वो कुछ बोले नहीं, भाई चलो अपना अभी सरकार आना चाहिए, टिकना चाहिए करके नहीं किया। अभी सरकार नहीं आई है तो सबके खिलाफ वो कर ही रहे, और जो उनकी पार्टी में आता है उसको भी मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करते हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके मंत्री बोलते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उनके मंत्री नेता बोलते हैं कि अभी मैं पक्षात आलो, आता मला काय टेंशन नहीं। पागल है ऐसा बोलना, वॉशिंग मशीन बोलना भी पागल है। खुद ही पार्टी की बदनामी करते हैं। वो दूसरा मंत्री कौन पार्टी ले, उसने बोला कि मैं अभी ये पार्टी में हूँ और मुझे नींद अच्छी जाती है। बोले की जरूरत नहीं, तेरे को नींद आती है तो ले ना, नहीं
क्या के लिए पब्लिक के सामने बीजेपी को क्यों बदनाम करता है? तो वो भान नहीं है उनको कुछ, मेरे ख्याल से। सर मैं तो वोट मोदी साहब को देने वाला हूँ, दिया है, 14 में दिया है, 19 में दिया है, 24 में दिया है, 29 में भी वोट रहेंगे तो उनको ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर महाराष्ट्र में सर बीजेपी की जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मुझे हिलता और डुलता हुआ दिख रहा है कि शिवसेना को जब भी वो गाली देते हैं तो बोलते हैं कि आधी शिवसेना, जिस शिवसेना को आप गाली देते हैं वो तो आपके साथ है अभी जी, ये भी मामला है। जिस शिवसेना को आप गाली देते हैं उसके साथ तो आपकी एक बार सरकार भी थी और बाद में तो आप महापालिकाओं में सभी जगह उनके साथ ही थे। तो क्या नैतिक अधिकार है आप उनको गाली देने का या उनका इंक्वायरी भी करने का? और उनकी इंक्वायरी करने के लिए अभी उनके स्टैंडिंग का वो जाधव करके था जी, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, वो इनके पार्टी में आ गया, मेरे ख्याल से शिंदे की पार्टी में आ गया, और उसने खुल्लम तौर पे बोल दिया, इनको भी शायद लज्जा नहीं, उसके क्या एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पूरा मतलब बिल्डिंग उसकी माप की थी, मतलब उसकी थी, वो भी जब्त कर ली ईडी ने उस समय, अभी छोड़ भी दी। हाँ, कैसे छोड़ सकते हैं सर? बिना जब एक बार जांच में चली गई सर तो बिना पूरा इंक्वायरी पूरा हो गई। बोला कि इसमें कुछ दम नहीं निकला, हमने जब्त की तब तो हमको शक था, पुरावा नहीं मिला वापिस। मगर उसने सर जो बोला वो बड़ा ये है कि उसने बोला कि मैंने मातोश्री को जब मैं वो 3 या 4 साल या 5 साल रहा स्टैंडिंग चेयरमैन कुछ ज़्यादा, तो उसने बोला कि मैंने 9,000 करोड़ दिए उद्धव को। सर जब 9,000 करोड़ जादव बोलता है उसको आप पार्टी में लेते हैं, चयन में जिसका नाम आता है सर उसको भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? सर नहीं होती है ना, क्यों करेंगे? अपने पार्टी में आ गए हो गए, कितने इनके पार्टी में तो सभी ऐसे ही है ना, जो बाहर से आए हैं वो तो किसी न किसी डर की वजह से आए हैं। सर ये नेता लोग जब सभा में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जब मैं मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ। तो मुंह खोलते क्यों नहीं सर? क्योंकि ज्ञान फटता, सॉरी पिछवाड़ा फटता है ना उनके, तोंड खोलने की मी नेहमी म्हणतो जी, तोंड तेव्हाच उघडू शकतो जेव्हा गान फाटत नाही, वही है इनकी बाद में फटती है सर, उनको फोन आ जाता है साइलेंटली, मैं मुंह खोलो फिर हम क्या खोलते हैं देखो। मतलब दोनों एक दूसरे के, अरे सबके हाथ सब साले छोरे जी, तो वो कौन किसका चोरी निकालेगा? हाँ इतना ही फर्क है कि ये चोर है वो दरोडेखोर है, ये मर्डर करके चोरी करता है, ये गूंगी का औषध दे के खाता है, इतना ही फर्क है। वो को नहीं, कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। सरकार कल बदली तो ये सब उधर जाएंगे बिल्कुल, और वहां पे उनको फिर वही संरक्षण मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप ये तोड़ो, कल अगर गलती से महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गई तो सर ये शिंदे गुट, अजीत दादा गुट सब मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ जहाँ जिसका सत्ता बनेगा उसमें चलते जाएंगे ना, और माफ भी हो जाएगा उनका, सब हो ही रहा है ना सर। वो कुश्तीगीर परिषद के तो अध्यक्ष है खासदार, उनको खिलाफ देखो ना कितने वो स्पोर्ट्समैन ने क्या आरोप किए, क्या हुआ उनका? हरियाणा कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो होता रहता है और ये प्राचीन काल से होता आया है तो होता रहेगा। सर देखा जाए जिस तरह 2019 के बाद जिस तरह राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है महाराष्ट्र, 2019 के बाद उथल पुथल और राजनीति जो चल रही है, क्या मानते हैं 2019 से पहले किस तरह के, क्या सॉफ्ट एकदम था महाराष्ट्र का राजनीति, और अब जो है सर 14 में हुई, पहले भी हुई है सर, 1978 से चालू है। 1978 में शरद पवार जी ने कांग्रेस तोड़ के सरकार बनाई थी, पीडीपी की, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, पीडीए, है कि नहीं जी, तब से चालू है। इंदिरा जी ने कांग्रेस कितनी बार तोड़ी कि नहीं? तो उसमें कोई नई बात नहीं है, थोड़ी है। कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता ऐसा है जिसने अपनी पार्टी थोड़े दिन के लिए कितना सही नहीं? सर प्रणव कुमार मुखर्जी जी जिनको हम राष्ट्रपति किए, उन्होंने भी पार्टी निकाली थी खुद की, शंकरराव चौहान ने निकाली मस्काव करके, अंतुले ने निकाली थी। मेरे तो पुराने इसमें मैं देखता हूँ कि हर एक ने, विद्या शुक्ला ने निकाली, राणे साहब ने भी तो निकाली थी, नारायण राणे जी ने भी निकाली थी, हाँ स्वाभिमान संगठन क्या था, सबने निकाली। तो उसमें कुछ खास नहीं है, कोई अलग नहीं है। ये राजनीति मतलब यही है, अनीति है। राजनीति में ही राजनीति में अ डालना चाहिए बीच में, अनीति चलिए सब करते हैं। तो अभी शिवसेना वालों को भी मालूम है कि इंक्वायरी का धाक दिखा के इलेक्शन तक अपने को टेंशन में रखना चाहते हैं जी, ज्यादा मस्ती करो मत, कितना ही है बस। उनको मालूम है बाद में सेटल कर देंगे। एक तो ईडी वाले सर परसों तो ईडी वाले पकड़े गए 10-15 लाख लेते हैं।
वो भी क्या दूध के सर, सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहाँ होता है कौन से ब्रांच में, तो वो एंटी करप्शन ब्रांच में होता है पुलिस में। एंटी करप्शन ब्रांच वाले जो है वो सबसे अमीर होते हैं। कस्टम वाले, सर कस्टम वाला मेरा एक फ्रेंड है, वो तो अब्जोपति है। मैं बोला वो ये कैसा हुआ, तेरा पगार क्या, ये कह रहा ये कैसे, वो बोला कस्टम में हम जाते समय ही सब ये हो जाता है। अपने आप आने लगते हैं। हाँ, वो बोले ऊपर भी देना पड़ता है, हमको भी मिलता है। बोला मेरे से छोड़ो, तुम मेरे को देख रहे हो, हमारे जो बॉस है उन लोगों का कभी पता चलेगा तो तू पागल हो जाएगा। इतना चलता है, वो सभी जगह है, ऐसा कुछ नहीं। सर देखो आजकल मिल बांट के खाते हैं जी। सर। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी हम्म। कॉरपोरेशंस में पैसा देते हैं, हर जगह है, हर जगह से। तो ये ऐसा भी कोई किसी के खिलाफ तकरार नहीं करते। परसों मैंने आपको बोला ना कि पहलवान लोगों को भी आधा आधा पहले बांट देते हैं, फिर गधा देते हैं खाली, जो जीतता है उसको गधा ही एडिशनल है, बाकी पैसा दोनों को हाफ हाफ मिला रहता है। WWF में भी वैसे ही होता है, पूरा पैसा दिया रहता है, बाद में खाली एक उनको बेल्ट देते हैं। सर नहीं दिया तो मार देंगे ना एक दूसरे को। और ये सर ऐसा ही चलता है, एक दूसरे के सरकार के प्रति ही चलता है। देखो मोदी साहब सर बारामती में प्रचार के लिए नहीं जाते सुप्रिया के खिलाफ, ये भी गेस्चर है, गुडविल गेस्चर है। पवार साहब उनसे मिलते हैं, अदानी दोनों का कॉमन दोस्त रहते हैं। अभी अदानी के बारे में राहुल गांधी क्या क्या बोलता है रोज, प्रियंका भी बोलने लगी अभी, और भी लोग बोल रहे हैं। और अदानी की और मोदी जी की जितनी दोस्ती है उतनी पवार साहब के और उनके है। गुजरात में प्रोजेक्ट का ओपनिंग तो मोदी को नहीं बुलाया, मोदी जी को, और इनको बुलाया पवार साहब को। हाँ, तो ये जो बड़े लोग रहते हैं ना सर, वो मिडलमैन का काम भी करते हैं इनमें। अभी शरद पवार साहब को अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो सीधा अम्बानी को, अदानी को बोल देंगे, वो मोदी जी को बोल देंगे, मोदी गो अहेड कर दो। इनका सर क्या है ना, हम कार्यकर्ता लोग रहते हैं ना, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कि अरे ये वो पार्टी है, वो और मेरे को कितने लोग बोलते हैं, क्या बोले सर, एक लास्ट उदाहरण बोलते कि संजय ने एकनाथ शिंदे की कल वाट लगा दी वगैरह वगैरह। सर जिस दिन मुझे किसी ने बताया की काल बघितलं संजय राऊतने कशी एकनाथ शिंदेची वाट लावून टाकली, सर मैं एक मिनट के लिए खुद को रोका, क्योंकि मुझे एकदम सा मोह हो गया कि उसको मैं बोल दूं कि वो पत्रकार परिषद के पहले 15 मिनट मेरे फोन से एकनाथ शिंदे जी और संजय राउत एक दूसरे से मेरे फोन से बात कर रहे थे, और दोनों में जो बात हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड थी करके ज्यादा नहीं बता सकता था, मगर 2 बातें मैं कह सकता हूँ जो ऑफ द रिकॉर्ड है, मगर ऑन द रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा। एक तो एकनाथ जी ने, मैं ओपन में रखा था क्योंकि मैं भी पार्टी हूँ ना, तो मेरे को भी सुनना है कि बाद में मेरे को ही उनका कनेक्शन रखना पड़ता है। कल संजय अगर आएगा ये पार्टी में, शिंदे ग्रुप में, तो मेरी वजह से ही आएगा ना आप जानते हैं। और ऐसा कोशिश मैं कर भी रहा हूँ और शायद सक्सेस होगा, मगर टाइम लगेगा, थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो सर संजय राउत को शिंदे जी ने मेरे सामने बोला, बोले राउत साहेब तुम ही माला बोल रहे होते। क्या होता है, मैं कभी कभी दोनों नेताओं को बोलता हूँ कि तुमने एक दूसरे से जो वादे किए थे ना, वो मेरे सामने बोलो, विटनेस मैं हूँ। क्योंकि बाद में तुम कुछ बोलते हो, वो कुछ बोलते हैं, मेरा प्रॉब्लम हो जाता है कि सच में क्या है। तो कुछ सच जो है वो मेरे सामने एक दूसरे से कंफर्म करने हैं मुझे। तो मैंने एकनाथ जी को बोला कि तुम मेरे सामने उसको याद करवा के दो कि वो अपने भाई को भेजने वाला था, और दूसरा भी एक मैटर था, वो भी मैं बोला एक्सपोज करो उसको मेरे सामने। तो एकनाथ जी बिंदास हैं और सीधे जाते हैं, तो बोले ते काय नाही, खरं बोलायचं, आपल्याला कुठे खोटं बोलायचं। उन्होंने उसको बोल दिया संजय को, तूने मेरे को फ़ोन किया था ना कि अगर तुमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो मेरे भाई को मैं उधर आसाम में क्या गए थे वो कामाख्या मंदिर के यहाँ गुवाहाटी, वहाँ भेज देता हूँ आज रात की फ्लाइट से, तुम फ्लाइट का अरेंजमेंट करो। बाद में मुकर गए, बोले नहीं मुझे बाला साहब की याद के लिए इधर ही रहना है, तो मेरे भाई को नहीं छोड़ सकता मैं। और ये बात हुई थी। तो एकनाथ जी ने मेरे सामने उसको बोला कि राउत साहब तुम्ही बोलता ना तसं करत नाही, वागत नाही। तो मेरे सामने हो गए। फिर दूसरी बात सर, वो तो और धक्कादायक है, जब राउत उनसे मुख्यमंत्री एकनाथ जी से बोला कि आप मेरा
ये करते हैं, क्या करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसा कुछ लोग केअर नाही करत. हां, तुम्ही माझी केअर करत. एकनाथ शिंदे जी है वो, मैं बात कर रहा हूँ सर ऑन द रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है. तो एकनाथ जी उनको बोले की राऊत साहेब तुमची केअर करत नाही असं कसं म्हणता तुम्ही. तुम्हाला जेव्हा ईडीकडून अटक झाली आणि जेलमध्ये आणलं, तर जेलमध्ये तुम्ही आलात त्यावेळेला जेलर तुमच्याकडे नव्हता जेलमध्ये. त्याला मी माझ्या घरी बोलवलं होतं नंदनवनला आणि त्याला सांगितलं की आपले मित्र आहेत संजय राऊत साहेब, ठीक आहे पॉलिटिकली काय चालायचं त्याच्यामध्ये, त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी तुम्ही घ्यायची. हे जेलरला बोलवून मी सांगितलं. आणि एवढंच नाही तर जेलरनी जेलमध्ये परत आले आणि पहिले तुम्हाला भेटले आणि मला राऊत साहेब काय असेल तर सांगा, काही त्रास होणार नाही तुम्हाला, इथे तुमची सगळी काळजी घेऊ, काय पाहिजे तुम्हाला सांगा, ते कोर्टाने काय आदेश दिले जाऊ द्या, आम्ही तुम्हाला सगळं देऊ, आमच्या घरी सुद्धा जेवायला येऊ शकता तुम्ही. मला आता नंदनवनवर CM साहेबांनी बोलवलं होतं आणि त्याने सांगितलं की राऊत साहेब आपले मित्र आहेत, त्यांना त्रास होणार नाही सगळं. ये बात कही है शिंदे साहब ने मेरे सामने संजय को. संजय की वहां से बोलती बंद हो गई कि मैंने भी उसको ये किस्सा बताया था. मेरे को सब मालूम रहता है सर, पीछे की बात है ना. तो संजय को भी बोला था मैंने, तू कृतज्ञ मत बन, तू कृतज्ञ मत बन. ये बात है कि तेरे लिए उन्होंने भी कुछ किया है. तू जेल की कथाएं जो सुनाता है उसकी सच्चाई मेरे को जितनी मालूम है उतनी शायद तुमको ही मालूम है. क्या क्या बोलता है जेल में, क्या हुआ, ये हुआ, उसके बारे में किताब भी लिख रहे हैं ना वो. हाँ, अभी वो किताब आने के बाद मेरी किताब आनी चाहिए. नहीं मगर क्या आना, मेरा भी प्रॉब्लम होता है. मैं भी जिन 2-4 लोगों से बहुत प्यार करता हूँ उनमें संजय है. बिना संजय मेरा दिल नहीं बहलता. रात को अगर उसका फोन नहीं आया तो मैं उसको फोन करके रात 12 बजे पूछता हूँ, अरे फोन नहीं केला, नाराज है इसका. मतलब मुझे डर लगता है उसके नाराजी का, इतना प्यार है हमारे. वो भी डरता है. परसों ही उसका दोपहर को फोन आया, अरे काल माझ्यावर व्हिडिओ केलास आणि मला पाठवला नाहीस. अरे म्हटलं विसरलो काय, मला 10 लोकांनी पाठवला. आता नाही करायचं. आणि फोन का नाही केला, मी म्हटलं अरे विसरलो, गडबडीत होतो. हाँ ठीक है चल. मतलब ये क्या बोले इसके बारे में अभी. सर मैं आपको बोलता हूँ ना, ये संजय का ये जो क्रोध है ना, जो उमड़ पड़ रहा है रोज, उसका भी एक कारण विचित्र है. और उसमें फेलियर मेरा है. उसकी वजह से संजय इतना तिलमिला गया है और भड़क गया है और इतने कठोर शब्दों में वो CM डिप्टी CM फडणवीस इनके ऊपर टीका करता है, ये करता है. मैं निमित्त हूँ उसका. मेरा एक फेल्यूर हो गया, एक मुंह था और वो मुंह में ऐसा हो गया कि मैं संजय को प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा समझ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की ओर से, समझो अभी आपका मेरा दोस्त है, स्नेहा है, तो आपके पास किसी का कुछ काम है समझो, तो मैं गिरी साहेब ना, गिरी म्हणजे मीच आहे, केलं काम तुझं आणि मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही बोलता की अरे तुम्ही सांगितलंय ना करणार. तो मैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में गया और संजय को मैंने कोई प्रॉमिस किया और वो उस भरोसे थोड़ा सा हो गया कि अनिल ये कर सकता है, क्योंकि अनिल दोनों का दोस्त है तो करेगा. तो दूसरे दिन उसने थोड़ा अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें थोड़ी नरमी भी दिखाई और वो कुछ लोगों के समझ में भी आई कि वो आज थोड़ा सा सॉफ्ट झाले. मतलब संजय राउत नरम पड़े. हाँ, ऐसा भी आ गया किसी के, तो सोशल मीडिया वाले छोड़ते नहीं किसी को. मगर मैंने जो बात की CM DCM से, उन्होंने मानी नहीं. उन्होंने सीधा मुझे पहले बोले कि देखते हैं, सोचते हैं, हमको रिपोर्ट आना चाहिए इधर से उधर से वगैरह वगैरह बोले. बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हो सकेगा ये, अनिल नहीं हो सकेगा, इसमें कोई पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है. मगर पॉलिटिकल है और इसमें हमको जवाब जो देना पड़ेगा वो डायरेक्ट मोदी और शाह साहब को देना पड़ेगा. तो आप ये भूल जाइए. सर मैं लब छुपाता नहीं हूँ. मैं गया संजय के पास, मैं संजय को बोला कि भाई तुमने जो काम मेरे ऊपर सौंपा था और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तुमको कि मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि मैं CM डिप्टी CM के साथ काम है और वो ये इस प्रकार का है, उसमें कोई अनैतिक नहीं है, बेकायदेशीर नहीं है,
रूटीन है तो हो जाएगा, करके मैंने प्रॉमिस किया तुमको, मगर नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि मोदी शाह नाराज हो जाएंगे अगर ऐसा किया तो वो नहीं करेंगे। तो सर वो वही मेरे पर ही गुस्सा हो गया। बोला तुमको अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो तुम बोला क्यों? होता है। मैं बोला देखो अभी तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर मामला है ना, वो मामला पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन है उसमें। बाकी कुछ होता तो मैं सुलझा सकता था। क्या मामला था? नहीं सर वो बताएं अच्छा नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंशियल है। मतलब क्या है ना कि सरकार की जो एक शपथ रही थी उन दोनों मंत्रियों की, उसमें सर वो मैंने जेलर का बताया वो भी गलत है मेरा बताना, मगर ठीक है अभी बता दिया मैंने। तो मगर ये मामला तो बहुत सर पेचीदा है। मतलब इसका मैं अगर ये करूं तो लोग भी आक्षेप लेंगे कि भाई तुम ऐसा संजय के लिए कर रहे हो और उसके लिए सीएम डीसीएम को मुसीबत में डाल रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तुम नहीं बोलूंगा मैं, कभी ना कभी बात आ जाएगी बाहर। तो तब से संजय प्रक्षुब्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करता जा रहा है। परसों भी मैं उसको बोला कि अरे इतना पर्सनल मत होना यार, इतना पर्सनल मत हो। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो बावनकुळे ऊपर बोले थे किसके? नहीं बावनकुळे नहीं, मैं मेरा बावनकुळे से कोई लेना नहीं, बावनकुळे के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं उसके नहीं, उसकी क्या करना है करो तुम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है उसके नहीं। मैं खाली सीएम डीसीएम वगैरह कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं समझो, उनके बारे में वरीड रहता हूँ थोड़ा कि ये थोड़ा सा तो उनको ये करे, क्योंकि इसको भी मदद हुई है सर बार बार, उनकी भी मदद बहुत हुई और इसने भी उनकी मदद बहुत की। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सीएम एकनाथ शिंदे बने वो संजय की वजह से, मैं ओपनली बोला हूँ। और 1 साल से संजय उनको फॉलो कर रहा था, मदद कर रहा था, मिलिंद नार्वेकर भी कर रहा था। जो उद्धव की सत्ता उलट जाए ये सोचने वाला पहला आदमी संजय ही था। उसी टारगेट से तो आए थे ना वो मेरे ख्याल से। नहीं वो फिर ऐसा नहीं है, मगर वो उब गए थे उनसे और लोग भी उब गए थे और शिवसैनिकों को चाहते थे कि भाई उद्धव की सत्ता हटाओ, तो उसके लिए उन्होंने शिंदे साहब को बहुत मदद की। तो वो नहीं मैं कृतज्ञता करता हूँ। तो सर परसों में उसको बोला अरे थोडं सांभाळून बोल रे, काय रे असं इतकं नको करू, असं थोडंसं दोस्ती आहे ना आमची। तो म्हणाला अनिल तू तर आता मध्ये बोलूच नकोस, तुला अधिकारच नाही, तुला एवढं झाडभर काम सांगितलं त्याने करता आलं आणि तू मला अक्कल शिकवतोस। एकदम चिडला। मी म्हटलं अरे तू एवढं का चिडतो, आता नाही झालं काम त्याला मी काय करू? बरं त्यात काय म्हणलं इलिगल इमॉरल काहीच नव्हतं, इट वॉज ए जस्टिफाईड डिमांड। तर ते म्हटलं आता नाही ऐकलं त्यांनी, त्यांना मोदी शाहची भीती वाटली, मी काय करू? तो बोले नाही तू माझ्याशी त्यांची बाजू घेऊन बोलायचंच नाही। मतलब यहाँ तक जाता है सर। तो बिहाइंड द कर्टन ये जो हमारा मूल मुद्दा जो लाम हम भूल गए, करप्शन का मुद्दा है, ये है, और वो सब अलग है। चलो आज असली दूसरी कहानी बता दी। मगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक ना एक दिन देखो राज ठाकरे और संजय में कितनी दोस्ती थी ये मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता। सर राज ठाकरे के मन में आज भी वो प्यार है संजय के प्रति, जबकि वो पॉलिटिकली ये करते हैं, उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं दोनों, पर उनका आपस में पहले से प्यार है। सर गणेश नाइक का भी संजय से प्यार है। अभी जितने भी उद्धव के टूटे ना वो सब संजय वाले हैं, संजय पार्टी के हैं। राणे का भी संजय का अच्छा था, क्या बोले अभी, चलो ठीक है। मगर संजय को भी थोड़ा अभी आपने राज ठाकरे जी का नाम लिया तो एक चीज, हाँ नहीं राज ठाकरे एक चीज पूछ लेता हूं मैं कि जो उद्धव की पार्टी टूटी तो उसका फायदा राज ठाकरे जी क्यों नहीं उठा नहीं पा रहे हैं अभी तक? उनका रास्ता अभी तक वही बना हुआ है जो पहले थे। मेरे को ऐसा लगा कि उद्धव की पार्टी टूटी है, सर मराठा राज ठाकरे उनका फायदा होगा। नहीं, आज तो राज ठाकरे एक अच्छा मुद्दा आपने लिया, हम अलग अलग मुद्दे लेते हैं सर। आज राज ठाकरे जी ने बताया कि आरक्षण आर्थिक निकषों पर हो। बिल्कुल हाँ, उन्होंने आप सहमत है उससे? मैं भी सहमत हूँ, लोग भी सहमत हैं। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया जी सर। आज ओबीसी, मराठा, आदिवासी, दलित, ये वो सब है समाज जो समाज का ऑलमोस्ट 90% क्रॉस है। वो 90% राज ठाकरे जी से नाराज हो गए, जिनका आरक्षण ही मूलभूत मुद्दा और हक मानते हैं, वो सब नाराज हो जाएंगे। मराठा समाज अभी राज्य का ये जस्टिफाइड होते हुए भी आपके जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बोलेंगे कि हाँ आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, मगर आम आदमी सर बहुत नाराज हो गया होगा। इससे तो उन्होंने थोड़ा इतना बड़ा रिस्क लिया है कि अगले सभी चुनाव में ये एक स्टेटमेंट का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, असर पड़ेगा,
बहुत बुरा असर पड़ेगा। ओबीसी टूट जाएंगे, आदिवासी टूट जाएंगे, दलित टूट जाएंगे, वो धनगर टूट जाएंगे, मराठा टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे सर। मगर ये राज ठाकरे जी की खासियत है। यस, वो समाज को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी बात नहीं करते। वो बोलते हैं मेरे को ये पसंद है, मेरे को ना पसंद है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे जो टूटी पार्टी, उसका फायदा अच्छी तरह उठाना चाहिए था, नहीं उठा पाए। नहीं ना सर, अगर वो यही इस सब तरह कारण से है। देखो, वो सीधा बात करते हैं। जी और देखो ना, उनके साथ जितने भी लोग गए उनमें से एक हाथ दूसरा छोड़ के सब छोड़ के गए। क्या है, नगर सेवक चुन गया, सब सब चले गए नगर सेवक के बीएमसी के। आमदार भी एक ही है, राजू पाटिल है, वो रहा। मतलब जी। अभी एक ही चुन के आया, वो रहा उनके साथ। वो भी जा सकता था मगर उसकी निष्ठा का परीक्षा लिया, वो सफल हो गए। बाकी तो सब गए। बड़ा है, बड़ा नांदगांवकर है, बाकी कौन है उनके साथ पुराने में से? गए ना सब। क्योंकि सर कैसे है ना, उनके स्वभाव में कैसा है ना कि वो बाला साहब ठाकरे नहीं है मगर बाला साहब ठाकरे है, ऐसा समझते हैं। जो बाला साहब के लिए लोग सहन करते थे वो भी नहीं करते थे। नारायण राणे वगैरह सब तो छोड़ के गए ही थे, वो खुद छोड़ के गए थे उद्धव की वजह से। मगर तो वो नहीं चलता है अभी ये राजनीति में ना सर। देखो कि अभी सामने वाले का दिल रखने के लिए कभी कभी कुछ थोड़ा सा नरमाई लेना चाहिए। ये नरमाई लेते नहीं है, एक स्टेप भी नहीं पीछे जाते। ये कठोर है। मैं बोलूंगा उनकी जो भी धारणा है उस धारणा से वो इतने निष्ठावान है कि उसमें कोई लवचिकता नहीं होती। इसके लिए वो लोग छोड़ के जाते हैं। मतदाता भी उनके सभा को गर्दी करते हैं, सुन लेते हैं, उनसे गाली गलौज जो वो करते हैं वो दाद देते हैं, मगर वोट नहीं करते। मगर राजकीय नेता को किस तरह से लचीला होना चाहिए इसका उदाहरण सर अभी फडणवीस साहब ने दे दिया। सर इसमें जो लाठीमार हुआ जरांगे पाटिल की सभा पर, जिसकी वजह से आज जरांगा पाटिल में महात्मा गांधी बन गए, वो लाठीमार फडणवीस ने ऑर्डर नहीं किया था। फडणवीस साहब ने वो लोकल लेवल पे दोषी करके जो है उसने ऑर्डर किया था। फिर भी जब ये बात ऐसी मनोज जरांगे ने घुमाई कि ये ब्राह्मण है, इसने सब करा, इसने सब करवाया, कालाकांडी करतूत वगैरह, तो ब्राह्मण करके उनको टारगेट करने लगा मनोज जरांगे। तो हमने देवेंद्र फडणवीस ने सोच लिया कि ये अभी महंगा पड़ेगा मेरे को, मेरी करियर बर्बाद कर देगा ये। तो सर उन्होंने लाठीमार का आदेश नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने माफी मांगा। माफी मांगी, कितनी बड़ी बात है। महाराष्ट्र का सर आज तक मेरे को लगता नहीं देश में किसी गृह मंत्री ने लाठीमार किया, इसके लिए 70 पुलिस घायल है, 57, फिर भी माफी मांगी होंगे, और उनको माफी मांगनी पड़ी। ये लवचिकता है जी, वो राज ठाकरे कभी नहीं, इसके लिए वो नहीं आगे बढ़े। ठीक है। फिर तो हमारा अलग अलग विषय चर्चा था, एक तो बीएमसी भ्रष्टाचार और दूसरा जो है सर मैं असल में बोलूं जी कि मैं भूल गया था कि अपना ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या था। वो बीएमसी का भ्रष्टाचार था, उसमें सबने हाथ धो ले लिए। जी कोई बच्चा नहीं, कोई बात। तो हम ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।